मैं भी दूसरे महाजरीन के साथ पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान में हमारा कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। एक हफ्ते में वाल्टन लाहौर के महाजरीन कैंप में रहा, जहां सन 47 के जमाने में लुटे पिटे महाजरीन का वाल्टन कैंप हुआ करता था। आजकल वहां लाहौर की सबसे बड़ी मॉडर्न और खूबसूरत डिफेंस कॉलोनी आबाद है। रात को यहां जगमगाती सड़कों पे से गुजरते हुए यहाँ की रोशनियां और शॉपिंग सेंटरों और कुशादा सड़कों को देखकर गुमान होता है कि आदमी यूरोप के किसी शहर में आ गया है। एक हफ्ता वाल्टन के महाजरीन कैंप में रहने के बाद मैं फिक्रे माश की तकोदौ में लाहौर से रावलपिंडी आ गया। मैं मशरकी पंजाब से कुछ रुपए बचाकर साथ लाने में कामयाब हो गया था। वही खर्च करके गुजारा कर रहा था। जब पिंडी में कोई काम का सिलसिला ना बना तो वापस लाहौर आ गया। यहाँ लाहौर के एक सिनेमा हाउस में बुकिंग क्लर्क की नौकरी मिल गई। साथ ही सिनेमा की इमारत में एक छोटा सा कमरा भी रहने को मिल गया। हालात बेहतर होना शुरू हो गए। इस दौरान बंबई से मेरे पुराने और बचपन के दोस्त जमशेद का खत आया कि अगर पाकिस्तान में कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा तो बंबई मेरे पास आ जाओ। मैंने उसे लिख दिया कि मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूं और मुझे अब तो नौकरी भी मिल गई है। कुछ मैं इसलिए भी भारत के शहर बंबई नहीं जाना चाहता था कि वहां वो पुरानी कलानुमा हवेली है जहां रोनी उर्फ सुल्ताना की बदरू से मेरा वास्ता पड़ गया था और जो अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई है और जिससे मैं छुटकारा हासिल करना चाहता हूं। लेकिन कहते हैं कि मुकद्दर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, वो होकर ही रहता है। उसकी शिद्दत में कमी बेशी इंसान के आमाल के मुताबिक हो सकती है, लेकिन वो टल नहीं सकता। ये मेरा जाती ख्याल है। हो सकता है आपको इससे इख्तलाफ हो, लेकिन मेरा तजुर्बा यही। दिन गुजरते चले गए। एक साल गुजर गया। पुरानी हवेली की बदरू रोनी और जरदपोश पुजारी रघु की बदरू की तरफ से इस दौरान कोई पेशरफ्त ना हुई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये बलाएं मेरे सर से टल गई थीं। एक दिन का जिक्र है कि हम शाम का शो कराने के बाद होटल में बैठे खाना खा रहे थे कि मेरे दोस्त गेट कीपर अनवर ने कहा, फिरोज, तुम्हें मालूम है हिंदू सिख लाहौर से जाते हुए यहाँ कई जगहों पर सोना और जेवरात मकानों में दबा गए हैं। मैंने कहा, हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन आज तक किसी मकान से दबा हुआ सोना चांदी निकलते नहीं सुना। अनवर कहने लगा, वो किसी को बताकर थोड़ी गए हैं कि हमने सोना चांदी कहां दबाया हुआ है, तो फिर वो किस लिए दबा गए हैं? मैंने पूछा। अनवर ने कहा कि वो इस ख्याल से अपनी दौलत मकानों के अंदर जमीन और दीवारों में काट गए हैं कि जब जरा हालात ठीक होंगे तो आकर ले जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, उनका माल है, ले जाएं। अनवर खामोश होकर खाना खाने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद बोला, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, मगर शर्त यह है कि तुम आगे किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा कि तुम मेरे यहां एक ही दोस्त हो जिसको मैं बता सकता हूं, और तो कोई दोस्त नहीं है जिसको मैं बताऊं। हम खाना खा चुके तो मैंने चाय का ऑर्डर दे दिया। अनवर इधर उधर की बातें करता रहा। चाय आ गई। हम चाय पीने लग गए। चाय का एक घूंट पीकर अनवर कहने लगा, फिरोज, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें यह बात बता रहा हूं। अनवर ने एक निगाह अपने दाएं बाएं डाली। छोटा सा दुकाननुमा होटल था। कुछ और लोग भी बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन हमारे साथ वाली मेजें खाली थीं। अनवर ने मेरी तरफ जरा झुकते हुए कहा, मुझे एक खजाने का पता चला है। मैंने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। अनवर बड़ी रसदारी से बोला, तुम इसे जरूर मजाक समझ रहे होगे, लेकिन ये मजाक नहीं है। ये राज मुझे या मेरी खाला के बेटे सिराज को मालूम है। मैंने यूं ही दिलचस्पी की खातिर पूछा, अच्छा, तो ये खजाना कहाँ दफन है? लाहौर से कसूर की तरफ 3-4 मील के फासले पर एक बस्ती तेरथगढ़ होती थी। उस बस्ती के बाहर एक तालाब के पास हिंदुओं का एक मंदिर है जो काली मंदिर के नाम से मशहूर है। उस बस्ती तेरथगढ़ में सिराज का एक हिंदू दोस्त शिवराम रहता था। पिछले दिनों सिराज वीजा लेकर हिंदुस्तान गया हुआ था। वहां उसकी मुलाकात शिवराम से हुई तो शिवराम ने उसे बताया कि उसके पिताजी ने 5 सेर वजन के सोने के जेवरात काली मंदिर की पिछली कोठरी में जमीन के नीचे दबाए हुए हैं और वो हालात जरा ठीक हो जाने के बाद पाकिस्तान जाकर ये जेवरात निकाल कर ले आएंगे। मैंने कहा कि अगर ये राज तुम्हारी खालाजाद भाई सिराज को भी मालूम है तो वो अब तक सोना निकाल कर ले गया होगा। सिराज बड़ा डरपोक है। मैंने ये कहकर उसे और भी डरा दिया कि ये सोना एक तरह से हुकूमत की मिल्कियत है। अगर तुमने उसे निकाला और किसी को पता लग गया तो तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें 7 साल कैद हो जाएगी। फिरोज, तुम मेरे जिगरी यार हो, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। हम रात के अंधेरे में ये जेवरात निकाल कर ले आएंगे। मैंने एक सुनियारे से बात कर ली है, वो इसके एवज मुझे उसी वक्त सारी रकम अदा करने को तैयार है। हम वो रकम आधी आधी कर लेंगे।
कुछ नहीं तो 50-60 हजार मालियत का सोना तो जरूर होगा। उस जमाने में सोने का भाव मुझे जहां तक याद है 12-13 रुपए तोला हुआ करता था। मगर उस जमाने के 12-13 रुपए आज के जमाने के 1200-1300 बल्कि इससे भी ज्यादा मिल्कियत के होते थे। मैंने अनवर से कहा, भाई मुझे रुपए पैसे का कोई लालच नहीं है। मैं इन चंद रुपयों की नौकरी में बड़ा खुश हूं और मैं इस किस्म के काम में पड़ना भी नहीं चाहता। जो रुपया मैंने अपनी मेहनत से ना कमाया हो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहता। अनवर कहने लगा कि यार तुम मेरे जिगरी यार हो, कम से कम मेरी इतनी मदद तो कर दो कि मेरे साथ रात के वक्त मंदिर तक चलो। मैं अकेला जमीन नहीं खोद सकता, क्या मालूम खजाना कितनी गहराई में दबाया हुआ हो। तुम्हारे सिवा मैं किसी के आगे ये राज जाहिर भी नहीं कर सकता। अनवर मेरे छोटे छोटे कई काम कर दिया करता था, मैं उसके आगे इनकार ना कर सका और मैंने उसके साथ काली मंदिर जाने की हामी भर ली। एक रोज शाम के वक्त हम दोनों ने अपनी जगहों पर दूसरे आदमी बिठाकर सिनेमा वालों से छुट्टी ले ली और मजंग चुंगी से कसूर जाने वाली लारी में बैठ गए। सितंबर का महीना खत्म हो रहा था, बारिशों का मौसम गुजर चुका था, रात को हल्की खुनकी हो जाती थी। अनवर ने अपने साथ एक थैला रख लिया था जिसमें हाथ से जमीन खोदने वाली 2 खुरपियां थीं। हम एहतियातन रात के 10-10:15 बजे लाहौर से रवाना हुए थे। तेरथगढ़ कसूर जाने वाली सड़क पर ज्यादा दूर नहीं था। अनवर ने काली मंदिर देख रखा था, बल्कि 1-2 रोज दिन के वक्त खुफिया तौर पर उसका सर्वे भी कराया था। अब तो फिरोजपुर रोड पर बड़ी बत्तियां लग गई हैं जो रात को चकमगाती रहती हैं। उस जमाने में ये सड़क छोटी भी थी और लाहौर से निकलने के बाद ये सड़क रात के वक्त अंधेरे में डूब जाती थी और लारियां अपनी बत्तियों की रोशनी में चला करती थीं। उनकी स्पीड भी ज्यादा नहीं होती थी। अनवर लारी की खिड़की में से बाहर अंधेरे में देख रहा था जब दूर से उसे तेरठगढ़ गांव की चंद एक रोशनियां अंधेरे में झिलमिलाती दिखाई दी तो उसने ड्राइवर से कहा, हमें तेरठगढ़ वाले स्टॉप पर उतरना है। और लारी तेरठगढ़ के स्टॉप पर खड़ी हो गई। हम लारी से उतर पड़े। सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। लारी आगे निकल गई। हम सड़क से उतरकर तेरठगढ़ जाने वाले कच्चे रास्ते पर पड़ गए। हम अंधेरे में चल रहे थे। आसपास झाड़ियां और शायद फुलाही के दरख्त थे। किसी तरफ से झींगर के बोलने की मुसलसल आवाजें भी आ रही थीं। अनवर कहने लगा, गांव के पीछे एक पुराना तालाब है, काली मंदिर उस तालाब के पास ही है। पहले यहां बड़ी पूजा पाठ हुआ करती थी। हिंदुओं के चले जाने के बाद यह मंदिर वीरान हो गया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि किसी किसी वक्त रात को काली मंदिर में घंटियों की आवाजें आती हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब पूजा पाठ करने वाले ही नहीं है तो फिर घंटियों की आवाज कैसे आ सकती है? उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैंने अनवर के साथ आकर गलती की है। मुझे नहीं आना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि सोई हुई कला फिर से जाग उठे। मगर अब मैं अपने दोस्त को अकेला छोड़कर वापस भी नहीं जा सकता था। तेरठगढ़ गांव की इक्का दुक्का बत्तियां नजर आने लगी थीं। दूर से इंसानों की बू पाकर गांव के 1-2 कुत्ते भौंकने लगे। अनवर मुझे लेकर गांव के पीछे से चक्कर काटकर पुराने तालाब के पास आ गया। रात के 11 बज चुके थे। हर तरफ अजीब डरावनी खामोशी छाई हुई थी। तेरठगढ़ की तरफ से आने वाले कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी अब खामोश हो गई थीं। तालाब अंधेरे में बड़ा डरावना लग रहा था। अंधेरे में उसकी सतह साकित और धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये तालाब भी मर चुका है। इसके अकब में एक खंडर सा अंधेरे में किसी भूत की तरह मालूम हो रहा था। अनवर मुझे लेकर उसी भूतनुमा खंडर की तरफ जा रहा था। मुझे उस डरावने वीरान काली मंदिर से इतना खौफ महसूस नहीं हो रहा था जितना खौफ मुझे इस बात का महसूस हो रहा था कि कहीं मुझ पर जरदपोश पुजारी रघु की बदरू हमला न कर दे, क्योंकि वहां माहौल बदरुओं का ही बना हुआ था। काली मंदिर जमीन से 3-4 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। उसकी सीढ़ियों की ईंटें उखड़ी हुई थीं। सिर्फ इतनी ईंटें बाकी थीं कि आदमी उन पर पांव रखकर ऊपर चढ़ सकता था। अनवर मेरे आगे आगे चल रहा था। मंदिर की ड्योढ़ी में अंधेरा था। अनवर ने थैले में से टॉर्च निकालकर रोशन कर दी। फिर कहने लगा, जिस कोठरी में जेवरात दफन है वो आगे है। ड्योढ़ी में एक तंग सुरंग नुमा रास्ता दूसरी कोठरी को चला गया था। हम दोनों कोठरी में आ गए। अनवर ने टॉर्च की रोशनी कोठरी के फर्श पर डाली। फर्श पर टूटी फूटी ईंटें बिखरी हुई थीं। ये छोटी सी एक कोठरी थी। दीवार में किसी देवी का बुत लगा हुआ था जिसके बाजू, टांगे और सर गायब था। सिर्फ धड़ दीवार में बाकी रह गया था। मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्त की वजह से वहां खड़ा था। अनवर झुककर टॉर्च की रोशनी में फर्श को गौर से देख रहा था। एक जगह कोने में टूटी हुई ईंटों का छोटा सा ढेर पड़ा था। अनवर ने थैला एक तरफ रख दिया और कहने लगा, जेवरात यहां दफन है, मुझे यकीन है। मैंने कहा, जो भी करना है जल्दी करो, कोई आ गया तो मुसीबत पड़ जाएगी।
अनवर ने टॉर्च एक तरफ इस तरह रख दी कि उसकी रोशनियां ईंटों के ढेर पर पड़ रही थीं। उसने थैले में से एक खुरपी निकालकर मुझे दी और दूसरी अपने हाथ में पकड़ ली। पहले उसने ईंटों को इधर उधर हटाया, फिर जमीन खोदनी शुरू कर दी। मैं उसके सामने के रुख पर आकर बैठ गया और खुरपी से जमीन खोदने लगा। जमीन भुरभुरी थी। बड़ी जल्दी हमने 2-2.5 फुट जमीन खोद डाली, लेकिन नीचे से कुछ भी ना निकला। अनवर, तुम्हें गलत इत्तला दी गई है, यहां कोई जेवरात वगैरह नहीं है। वो बराबर खुरपी चला रहा था। कहने लगा, अभी मालूम हो जाएगा। हमने 1 फुट और जमीन खोद दी होगी कि मेरी खुरपी किसी सख्त चीज से टकराई। टकराने की आवाज सुनकर अनवर ने खुश होकर कहा, फिरोज, जरूर ये जेवरों का डब्बा होगा। हम और तेजी से जमीन खोदने लगे। अनवर ने टॉर्च को घड़े के किनारे पर इस तरह रख दिया था कि उसकी रोशनी घड़े में पड़ती थी। बहुत जल्दी हमें मिट्टी में दबी हुई कोई चमकती हुई शायद दिखाई दी। उसका रंग सोने की तरह जर्द था। अनवर कहने लगा, ये सोने का डला होगा। हमने खुरपी की मदद से उस शय को मिट्टी से बाहर निकाला तो देखा कि वो एक सोडा वाटर की बोतल के साइज का एक बुत था। अनवर ने उसकी मिट्टी साफ की और उस पर अपना नाखून जोर जोर से रगड़ते हुए कहने लगा, फिरोज, हमारी किस्मत खुल गई। ये सोने का बुत है। न जाने मुझे क्यों ख्याल आ गया कि ये बुत कहीं हमारी बदकिस्मती का बाइस न बन जाए। मैंने अनवर से कहा, अनवर, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। इस मूर्ति को इसी जगह दबा हुआ रहने दो। अनवर ने मूर्ति को थैले में डालते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूं, हाथ आई हुई दौलत को छोड़ दूं। हम मंदिर से बाहर आ गए और तेज तेज कदमों से कसूर लाहौर रोड की तरफ चलने लगे। अनवर कह रहा था, मेरा ख्याल था कि जेवर होंगे, लेकिन अब मालूम हुआ कि यहां सोने की मूर्ति दबी हुई है। मुझे तो यह खालिस सोना लगता है। ये लोग अपनी मूर्तियों में खालिस सोना इस्तेमाल करते थे। मैं चुप रहा। मैंने कोई जवाब ना दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मनहूस साया हमारे साथ साथ चल रहा है। खौफ की एक सर्द लहर मेरे बदन में दौड़ गई, जिसने मेरी हथेलियों को ठंडा कर दिया था। मेरे दोस्त अनवर को बिल्कुल इल्म नहीं था कि कैसे कैसे दहशतनाक वाकयात मुझ पर गुजर चुके हैं। मैं खौफ महसूस करने में हक बजानिब था। अनवर खौफजदा बिल्कुल नहीं था। उस पर एक ऐसे शख्स की जज्बाती कैफियत तारी थी जिसको अचानक कारून का खजाना मिल गया हो। अगर वो मूर्ति सोने की ही थी तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम नहीं थी, और उस जमाने में 1 लाख रुपया आज के करोड़ों के बराबर था। अनवर ने दोनों खुरपियां खेतों में फेंक दी थीं। मूर्ति को थैले में लिपेटकर उसने बगल में दबाया हुआ था और कह रहा था, इस वक्त लाहौर की तरफ जाती हुई कोई लारी भी शायद ही मिले। मैंने कहा, शायद मिल जाए। मुझे मूर्ति के सोने की मालियत से कोई दिलचस्पी और सरोकार नहीं था। मैं इस मूर्ति को हाथ भी लगाना नहीं चाहता था। अनवर ने कहा, मैं सुबह इसे लेकर सोने बाजार जाकर इसका वजन कराऊंगा। बड़ा भारी है फिरोज, मुझे तो 3 सेर का लगता है। 3 सेर सोना? यार, तुम कोई ख्याल ना करना। जितनी रकम मिलेगी आधी आधी बांट लेंगे। हम लाहौर कसूर रोड पर आ गए। रात के अंधेरे में सड़क सुनसान पड़ी थी। अनवर कहने लगा, इस वक्त लाहौर जाने वाली लारी नहीं मिलेगी, पैदल ही चल पड़ते हैं। हम सड़क के किनारे किनारे लाहौर की तरफ पैदल ही चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद अनवर ने थैले की बगल से निकालकर उसे हाथ में पकड़ लिया। कहने लगा, ये गर्म क्यों हो रहा है? मैंने चौंक कर पूछा, क्या चीज गर्म हो रही है? अनवर ने कहा कि सोने की मूर्ति गर्म हो रही है, जरा हाथ लगाकर देखो। उसने थैला मेरी तरफ कर दिया। मैंने हाथ लगाया तो वाकई मूर्ति गर्म थी। मैंने दिल में कहा कि मुसीबत शुरू हो गई है। मैं अनवर को समझा नहीं सकता था कि उसकी आंखों पर दौलत हासिल करने की पट्टी बंधी हुई थी। उसे आज 1 करोड़ रुपए के बराबर दौलत मिल गई थी। उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने उसे कहा, अनवर, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें कहना अपना फर्ज समझता हूं। मेरी बात मानो, इस मूर्ति को यहीं कहीं रख दो। अनवर झुंझलाकर बोला, यार तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बताओ, मैं इसे क्यों फेंक दूं? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाथ आई दौलत को फेंक दूं? ये अल्लाह की जमीन में दबी हुई मिली है, इस पर हम दोनों का हक है। बस अब तुम चुप रहो। जाहिर है मुझे खामोश रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। अनवर थोड़ी थोड़ी देर बाद सड़क पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देख लेता था। एक लारी रात के 12 बजे कसूर से चलती है, उसे अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन हमें कोई लारी ना मिली। उस जमाने में लोगों के पास कहां इतनी मोटर कारें होती थीं। कोई मोटर कार भी पीछे से ना आई। अनवर ने मूर्ति वाले थैले को दोबारा बगल में दबा लिया, फिर कहने लगा, हाँ, अब ये इतनी गर्म नहीं है। वो शायद जमीन की गर्मी थी। मेरे उस्ताद ने एक बार कहा था कि जमीन के अंदर जेवर या सोना 1 साल तक दबा रहे तो वो गर्म हो जाता है।
अनवर इसी किस्म की ऊट पटांग बातें करता मेरे साथ चल रहा था। आखिर दूर से हमें मॉडल टाउन की इक्का दुक्का बत्तियां नजर आई। अभी लाहौर की इजाफी कॉलोनियां कोट लखपत वगैरह आबाद नहीं हुई थी। मॉडल टाउन पाकिस्तान से पहले की कॉलोनी थी। इतने में सड़क पर पीछे से लारी की हॉर्न की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा, सड़क पर लारी की बत्तियां रोशन थीं। अनवर खुश होकर बोला, अरे ये लाहौर वाली लारी है। उसने लारी को जोर जोर से हाथ के इशारे करने शुरू कर दिए। लारी हमारे करीब आकर रुक गई और हम उसमें बैठ गए। लारी में 10-12 सवारियां बैठी ऊँग रही थीं। लारी ने हमें मजंग चुंगी उतार दिया। वहां से हम पैदल चलकर अपने सिनेमा हाउस आ गए। अनवर ने कहा, अगर तुम चाहो तो ये सोने की मूर्ति अपने पास रख लो, मुझे तुम पर एतबार है। मैंने कहा, मुझे भी तुम पर एतबार है अनवर, इसे तुम अपने ही पास रखो। लेकिन रखोगे कहां? फिक्र ना करो, मैं इसे अपने सराहने नीचे रखकर सो जाऊंगा। कल सुबह सर्राफा बाजार खुलते ही मैं तुम्हें साथ ले लूंगा। फिर हम बाजार जाकर इसकी कीमत टलवाएंगे। वहां एक सुनियारा मेरा वाकिफ है। अब तुम भी आराम करो। अनवर की कोठरी सिनेमा हाउस की पहली मंजिल में पीछे की तरफ थी। मेरा छोटा सा कमरा दूसरी मंजिल पर था। वो अपनी कोठरी की तरफ चल दिया और मैं अपने कमरे में आ गया। बहुत थक गया था। चारपाई पर इसी तरह पड़ गया। कुछ देर उस मूर्ति के मुताल्लिक सोचता रहा। तरह तरह की तशवीश पैदा करने वाले ख्यालात आते रहे। फिर नींद गालिब आ गई और मैं सो गया। दूसरे दिन के 10 बजे के करीब किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया। मैं सो रहा था। दरवाजे के शोर से हड़बड़ाकर उठ बैठा। दरवाजा खुला तो सामने 3rd क्लास का गेट कीपर हनीफ शाह खड़ा था। सख्त घबराया हुआ था। कहने लगा, बहुत बुरा हुआ है भाई जी। क्या हुआ है? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। हनीफ शाह कहने लगा, अनवर शाह कत्ल हो गया है। मैं उसका मुंह तकता रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो? भाई जी जल्दी आए, किसी ने अनवर शाह का सर हथौड़े से कुचल दिया है। पुलिस भी आई हुई है। मैं उसी तरह गेट कीपर हनीफ के साथ अनवर की कोठरी की तरफ भागा। वहां सिनेमा हाउस का मैनेजर, दूसरा स्टाफ और पुलिस वाले पहले से मौजूद थे। सिनेमा का मैनेजर पुलिस इंस्पेक्टर को अपना बयान देते हुए कह रहा था, कल अनवर शाह ने शाम को छुट्टी ले ली थी। कहने लगा, मुझे एक जरूरी काम है। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। कहीं रात को आकर कोठरी में सो गया होगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, उसने ये नहीं बताया कि वो किस काम की वजह से छुट्टी ले रहा है? मैनेजर ने कहा, कुछ नहीं बताया। वहां शोक की फजा तारी थी। अनवर की लाश उस कोठरी के बाहर चारपाई पर चादर से ढकी हुई पड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, रात को किसी ने हथौड़े की ज़रबात से इसका सर कुचल दिया है। शायद यह पुरानी दुश्मनी का मामला ही हो सकता है। मुझसे किसी ने कोई सवाल ना किया। सोने की मूर्ति का भी किसी ने अभी तक जिक्र नहीं किया था। मैं समझ गया था कि बदकिस्मत अनवर का सर सोने की मूर्ति की ज़रबात ही से कुचला गया है। लेकिन ऐसा किसने किया था? जब पुलिस अनवर की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई तो मैंने हनीफ शाह से पूछा, अनवर शाह की कोठरी से आलाए कत्ल भी बरामद नहीं हुआ ना? हनीफ शाह कहने लगा, भाई जी अगर आलाए कत्ल वहां होता तो पुलिस जरूर बरामद करती, लेकिन ऐसी कोई शय कोठरी में नहीं थी। पुलिस अनवर की लाश अपनी गाड़ी में डालकर ले गई थी। उसकी चारपाई अभी तक कोठरी के बाहर एक तरफ पड़ी थी। मैं चारपाई के करीब चला गया। सराने में खून ही खून जमा हुआ था। बिस्तर पर भी खून था। अनवर ने रात को मुझे कहा था कि वो सोने की मूर्ति अपने सराहने नीचे रखकर सोएगा। हनीफ शाह मेरे साथ ही था। मैंने आगे बढ़कर सराहने को एक तरफ हटाकर देखा। मेरा ख्याल था कि सराहने के नीचे वो मूर्ति जरूर होगी, लेकिन सराहने के नीचे कुछ नहीं था। मूर्ति गायब हो चुकी थी। अब मुझे अपनी फिक्र पड़ गई। अगर अनवर की मौत मूर्ति की वजह से हुई थी तो मेरी जान भी खतरे में थी, क्योंकि मैं भी मूर्ति चुराने के लिए अनवर के साथ काली मंदिर में गया था। अगर काली मंदिर की मूर्ति अनवर की कोठरी से बरामद हो जाती तो मेरी तसल्ली हो जाती, लेकिन मूर्ति गायब थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि यह भी तो हो सकता है कि यह काम अनवर के खालाजाद भाई का हो, जिसने अनवर को बताया था कि काली मंदिर में जेवरात दफन हैं। हो सकता है रात के वक्त वो छुपकर हमारा ताक़ुब करता रहा हो और उसे मालूम हो गया हो कि मैं और अनवर सोने की मूर्ति निकाल कर ले आए हैं और उसे अनवर अपनी कोठरी में ले गया है। उसके बाद वो अपने किसी साथी को लेकर अनवर की कोठरी में आ गया हो और अकेला ही अनवर की कोठरी में घुस गया हो। उसे जगाकर सोने की मूर्ति की बाबत बात की हो। अनवर ने इनकार किया हो और कहा हो कि उसे कुछ नहीं मिला। दोनों की तकरार हो गई हो और अनवर के खालाजाद भाई ने तलाशी लेते हुए सराहने के नीचे से मूर्ति निकाल ली हो। उसके बाद दोनों की हाथापाई हुई हो और उसके खालाजाद भाई ने उसी मूर्ति से उसका सर कुचल दिया हो। फिर वो मूर्ति लेकर फरार हो गया हो। मुझे यकीन हो गया कि ऐसा ही हुआ होगा।
वरना अगर कोई दुश्मन अनवर का सर हथौड़े से कुचल कर फरार होता तो सोने की मूर्ति उसके सराहने के नीचे मौजूद होनी चाहिए थी। मेरे जहन में मूर्ति के बारे में जो तरह तरह के अंदेशे पैदा हो रहे थे वो उसके बाद गायब हो गए और मैं मुतमईन हो गया कि ये काम किसी बदरू का नहीं बल्कि अनवर का खून उसके खालाजाद भाई ने या उसके किसी साथी ने ही किया है। मेरे अंदेशे तो खत्म हो गए थे, लेकिन अनवर की मौत का मुझे बहुत अफसोस हुआ था। ये खून सोने की मूर्ति की वजह से किया गया था। अब उस सिनेमा हाउस से मेरा दिल उचाट होने लगा था। कुछ ही रोज बाद मैंने सिनेमा की नौकरी छोड़ दी। मैं पढ़ा लिखा था, एफए तक तालीम हासिल कर चुका था। सिनेमा की नौकरी तो इसलिए कर ली थी कि उस वक्त कोई अच्छी नौकरी मिलनी मुश्किल थी। अफरा तफरी का जमाना था, महाजरीन मुसलसल आ रहे थे। अभी लोग अपनी अपनी जगहों पर जमकर नहीं बैठे थे। पाकिस्तान बने 1.5 साल गुजर गया था। हालात बेहतर होने लगे थे, कारोबार भी शुरू हो गए थे। मुझे लाहौर ही में एक इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल गई। मैंने दफ्तर के पिछवाड़े में एक कोठरी किराए पर ले ली और खामोशी से अपने काम में लग गया। अनवर की मौत को 2 महीने गुजर गए थे। मेरा सारा दिन अपने ऑफिस में गुजर जाता। दफ्तर से फारिग होने के बाद मैं कभी महल्ले के एक रेस्टोरेंट में चाय पीने बैठ जाता और कभी मौसम अच्छा होता तो सैर करने जिन्ना बाग की तरफ निकल जाता। रोहतगढ़ के पुराने किले की हवेली के हसीन व जमील बदरू, रोनी उर्फ सुल्ताना और उसकी और मेरे दुश्मन जरदपोश पुजारी रघु की खौफनाक यादें अब मेरे दिलो दिमाग से महव होना शुरू हो गई थीं। उन दोनों में से किसी एक से वास्ता पड़े एक तवील मुद्दत गुजर चुकी थी। लगता था कि एक भयानक ख्वाब देखा था। उस वक्त तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पासपोर्ट वीजा सिस्टम राइज हो चुका था और बगैर वीजा या पासपोर्ट के बॉर्डर क्रॉस करने वाले को पकड़कर जेल भेज दिया जाता था। मेरा बचपन का दोस्त जमशेद अभी तक बंबई में ही था और वहीं अपना कारोबार कर रहा था। उसने कई बार बुलाया कि बंबई आकर उससे मिल जाऊं। मैंने उसे हमेशा यही जवाब दिया कि पासपोर्ट बनवा लूं, फिर वीजा लगवाकर 2-1 दिन के लिए आ जाऊंगा। मेरी सेहत पहले से अच्छी हो गई थी, जिस्म भर गया था। अमृतसर में मेरी शादी मेरी कम उम्री में ही हो गई थी और चंद 1 साल के बाद ये ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया था। अपने ऑफिस के हेड क्लर्क से मेरी सलाम दुआ हो गई थी। एक बार उसने भी कहा था कि फिरोज तुम बरसरे रोजगार हो गए हो, अब शादी करके अपना घर बसा लो। लेकिन मेरी शादी का तजुर्बा इस कदर तल्ख था कि मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। औरतों से उल्टी सीधी दोस्ती करने का मुझे शौक नहीं था। बस अकेला जिंदगी बसर कर रहा था और इसी में ही खुश था। एक रात ऐसा हुआ कि सर्दियों का मौसम था। मैं रात के वक्त अपने कमरे में लिहाफ ओढ़कर एक जासूसी नॉवेल पढ़ रहा था। कमरे की खिड़कियां और दरवाजा बंद था। मैंने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। मेरे सरहाने की जानिब दीवार वाला बल्ब रोशन था और मैं पलंग पर नीम दराज नॉवेल पढ़ने में महव था। बाहर खामोशी थी। वैसे भी अभी आबादी का सैलाब नहीं आया था। शाम होने के बाद लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ही कम हो जाती थी और सर्दियों में तो रात 10-11 बजे तक सड़कें खामोश हो जाती थीं। यही हालत उस कोठरी की थी और बाहर वाली सड़क की भी थी। मैं जासूसी नॉवेल की फजाओं में खोया हुआ था। अचानक मुझे कमरे में किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नॉवेल पर से निगाहें हटाकर कमरे का जायजा लिया। दरवाजा मैंने अंदर से चटखानी लगाकर बंद किया हुआ था। वहां किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इसे महज अपना वहम ख्याल किया और दोबारा नॉवेल के मुताले में खो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सी सुनाई थी। मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर जो छोटी सी राहदारी थी वहां कोई दबे पांव चलते चलते दरवाजे के पास आकर रुक गया है। मैं बंद दरवाजे की तरफ मुसलसल तक रहा था। मेरा ख्याल था कि अगर महल्ले का कोई शख्स मुझसे मिलने आया है तो वो अभी दस्तक देगा, लेकिन इस इलाके में मेरी सलाम दुआ के अलावा किसी से कोई दोस्ती नहीं थी। दूसरे रात के 11 बजे इतनी सर्दी में मुझसे मिलने कौन आ सकता था? लेकिन फिर भी मैं दस्तक की आवाज का इंतजार करता रहा। 2-3 मिनट गुजर गए, किसी ने दरवाजे पर दस्तक ना दी तो मैंने इसे भी अपना वहम समझा और एक बार फिर नॉवेल का मुताला करने लगा। इसके बाद मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी। मैंने नॉवेल एक तरफ रखा। दीवार वाले बल्ब के तार का स्विच मैंने अपने सराहने के पास ही लगवा रखा था। मैंने स्विच दबाकर बत्ती बुझाई और लिहाफ ऊपर करके लेट गया। नींद से मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी थीं। नींद और आलम बेदारी की दरमियानी हालत में ही था कि अचानक मुझे किसी के लिबास की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो और मेरे पलंग के पास आकर ठहर गया हो। मेरी नींद एकदम जैसे गायब हो गई और बदन में खौफ की एक हल्की सी लहर दौड़ गई।
लिहाफ से मैंने अपना मुंह ढांप रखा था। मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पा रहा था कि लिहाफ मुंह से हटाकर बत्ती जलाकर देखूं कि कमरे में कौन है। फिर मुझे कमरे में वही पुरस्कार खुशबू महसूस हुई जो रोहतगढ़ के किले वाली पुरानी हवेली में पहली बार महसूस हुई थी। मुझे एकदम से पुराने किले वाली हसीन बदरू का ख्याल आ गया। मैंने जल्दी से लिहाफ मुंह से हटाया। कमरे में खूब अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर किसी के सर्द आह भरने की आवाज आई। मैंने हाथ पीछे करके कमरे की बत्ती का स्विच ऑन कर दिया। कमरे में रोशनी हो गई, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि या खुदा, ये क्या मामला है? कहीं वही मनूस ड्रामा फिर से तो शुरू नहीं हो गया। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मारी और दुआ मांगकर सोने की कोशिश करने लगा। मैंने बत्ती नहीं बुझाई थी, कमरे में रोशनी ही रहने दी थी और लिहाफ मैंने मुंह के ऊपर नहीं किया था। बस कभी आंखें बंद कर लेता और कभी डर के मारे आंखें खोल देता। अचानक मुझे अपने सर के नीचे कुछ गर्मी सी महसूस हुई। उस जमाने में अभी फोम के गद्दों और सरहानों का रिवाज नहीं चला था। लोग रुईदार गद्दे और सरहाने इस्तेमाल करते थे। मैंने यही ख्याल किया कि ये रुईदार सरहाने की अपनी गरमाइश है जो मेरे जिस्म की हरारत से पैदा हुई है। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि सरहाने की गर्मी में इजाफा हो रहा है, जैसे सरहाने के अंदर किसी ने गर्म पानी की बोतल रखती हो। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। लिहाफ परे करके मैंने सरहाने को गौर से देखा। आम किस्म का मामूली सरहाना था। मैंने उस पर हाथ रखा तो मेरा हाथ भी गर्म हो गया। मैंने जल्दी से हाथ हटा दिया। फिर मैंने सरहाने को भी हटा दिया। ये देखकर खौफ के मारे मेरी चीख निकलते निकलते रह गई कि सरहाने के नीचे काली मंदिर वाली मूर्ति रखी थी। मैं उछलकर पलंग से उतर गया और गौर से सुनहरी मूर्ति को देखने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। बात ही ऐसी हुई थी। मैं हैरान था कि मंदिर की मूर्ति यहां मेरे सरहाने के नीचे कहां से आ गई। यहां इसे किसने रख दिया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और मूर्ति को हाथ से छुआ। मूर्ति सख्त गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने इसे आग से निकाला हो। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत शुरू हो गई। मैं पलंग से 2 कदम पीछे हटकर हैरान और परेशान खड़ा था और मूर्ति को तक रहा था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह मूर्ति आजकल के कोका कोला की बोतल के साइज की थी। उसके चेहरे पर आंखों की जगह 2 गड़े पड़े हुए थे। मुंह की जगह एक चौकोर गड़ा बना हुआ था, जिसमें ऊपर की जानिब 2 नोकीले दांत अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। इस मूर्ति की शक्ल और सूरत काफी खौफनाक थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि अब क्या करूं। बिस्तर पर लेट नहीं सकता था, कमरे से भी बाहर नहीं जा सकता था। सोचा कि यही हो सकता है, इस मूर्ति को किसी चीज से पकड़कर कमरे से बाहर फेंकाऊं। मैं कमरे में कोई चीज देखने लगा। अचानक मुझे ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई जैसे कोई मगरमच्छ गुस्से में फुंकारा हो। मैंने पलटकर मूर्ति को देखा। उस लम्हे वाकई मेरे पांव एक एक मन के भारी हो गए। भागना चाहता था मगर जमीन मेरे पांव नहीं छू रही थी। 1 इंच भी मेरे पांव अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। मूर्ति मेरे सरहाने वाली जगह पर लेटी हुई थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सीधी हो रही थी। मेरे जिस्म में भागने की ताकत भी अब खत्म हो चुकी थी। मूर्ति बिल्कुल सीधी हो गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। बुलंद होते होते वो कमरे की छत के करीब पहुंच गई। मैं उसे देख रहा था और अपनी जगह से भी हरकत नहीं कर सकता था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कमरे से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पांव मेरी कोशिश के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे। मूर्ति एक जगह पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुक गई। उसके चेहरे का रुख मेरी तरफ था। अचानक मूर्ति की आंखों के गणों में से रोशनी निकलने लगी। फिर ऐसी आवाज गूंज उठी जैसे अचानक तेज आंधी चलने लगी हो। मूर्ति बड़ी तेजी से मेरी तरफ आई, जैसे किसी ने उसे हाथ में थाम रखा हो और पूरी ताकत से मेरे सर का निशाना लेकर मेरी तरफ फेंक दिया हो। मैंने घबराकर अपना सर नीचे कर लिया। मूर्ति शर की आवाज के साथ मेरे सर के ऊपर से निकल गई। उसके बाद वो एक बार फिर मेरी तरफ आने लगी। मैं अपनी जगह से हरकत तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने नीचे को झुककर अपने सर को बचा लिया। जब तीसरी बार मूर्ति मेरा सर का निशाना लेकर मेरी तरफ आई तो एक चीख की आवाज बुलंद हुई और मेरे देखते ही देखते काली मंदिर की मूर्ति फजा में ही गायब हो गई। जैसे ही मूर्ति गायब हुई, मेरे पांव हल्के हो गए। जमीन ने मेरे पांव छोड़ दिए। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के बाहर एक तंग राहदारी थी, जिसके आगे कोठरी का सहन आ जाता था। सहन में चारों तरफ कोठरियां और कमरे बने हुए थे, जहां नौकर पेशा और मेहनतकश लोग रहते थे। सर्द रात में सहन खाली पड़ा था। मैं दौड़ता हुआ सहन में से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया। सड़क के किनारे एक चबूतरा था, जहां दिन के वक्त एक छाबड़ी वाला बैठा करता था। मैं चबूतरे पर बैठ गया। सख्त सर्दी में भी मेरा जिस्म पसीने में भीग गया था।
देर तक वहीं चबूतरे पर बैठा सोचता रहा कि कमरे में वापस जाऊं या ना जाऊं। अब मुझे सर्दी भी लगने लगी थी। जो कुछ मैंने कमरे में देखा था उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अब मुझ पर अनवर शाह की मौत का राज खुल गया था। उसे मूर्ति ने ही कत्ल किया था और अब वो मुझे भी कत्ल करना चाहती थी कि किसी गैबी ताकत ने मुझे बचा लिया। आधी रात का वक्त था, सर्दियों की रात थी। सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। मैं सर्दी से ठिठरने लगा था क्योंकि मैं बिस्तर से निकला था और मैंने सिर्फ कमीज पजामा ही पहना हुआ था। जब सर्दी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैं चबूतरे से उठा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कुछ मैंने भी हौसला किया और दिल को समझाया कि जिस खुदा ने मुझे उस मूर्ति के हमले से बचाया है वो अब भी मेरी हिफाजत करेगा। मैं अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ आया था। कमरे में बत्ती जल रही थी, उसकी रोशनी बाहर राहदारी में आ रही थी। मैंने खुले दरवाजे में से झांक कर देखा। कमरा वैसे का वैसा ही था जैसा मैं उसे छोड़ गया था। मैं कलमे का विर्द करता कमरे में दाखिल हो गया, दरवाजे को बंद करके कुंडी लगाई और वहीं खड़े खड़े कमरे का जायजा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी किताब उसी तरह पलंग के पास मेज पर पड़ी थी। सरहाने को ठीक करके उस पर सरकते हुए घबराहट महसूस हो रही थी। टीवी तो उस जमाने में था ही नहीं। एक छोटा रेडियो ट्रांजिस्टर मेरे सरहाने मेज पर पड़ा था। मैंने उसे उठा लिया, उसको ऑन किया और सुई घुमाने लगा। एक जगह किसी स्टेशन पर से कुरान पाक की तिलावत आ रही थी। मैंने उसी जगह सुई रहने दी और कुरान की तिलावत सुनने लगा। अल्लाह के कलाम ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी। मेरा सारा डर खौफ दूर हो गया। मुझे यकीन हो गया कि कोई बदरू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने सरहाने को पलंग की पुश के साथ सीधा लगा दिया और उसके साथ टेक लगाकर पलंग पर नीम तराश हो गया और बड़े सुकून से कलाम पाक की तिलावत सुनने लगा। कुछ देर बाद तिलावत खत्म हो गई। मैंने रेडियो बंद कर दिया और बत्ती बुझाई और आंखें बंद किए बगैर वैसे ही पलंग पर नीम तराश होकर बैठा रहा। नींद के गलबे से मेरी आंखें बार बार अपने आप बंद हो रही थीं, लेकिन मैं आंखें खुली रखने की जिद्दोजहद में लगा हुआ था। पता नहीं कब और किस वक्त मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं और मैं सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब कमरे के रोशनदान में से धूप कमरे में आ रही थी। बत्ती उसी तरह चल रही थी। मैंने मेज पर रखे टाइम पीस पर निगाह डाली। दिन के 10 बज चुके थे। जल्दी से उठा और मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और साइकिल पकड़कर दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। दफ्तर में 2 घंटे लेट पहुंचा था। रात के भयानक वाकयात मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रहे थे। किसी वक्त लगता था कि मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है, किसी वक्त लगता था कि नहीं, मैंने हकीकत में ऐसा होते देखा है। एक बात तयशुदा थी कि मैं अब उस कमरे में नहीं रह सकता था। मेरे पास फौरी तौर पर रिहाइश के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। दफ्तर में छुट्टी के बाद मैं अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाने के बजाय बाग जिना में आकर बैठ गया। अभी इस बाग का नाम लॉरेंस बाग ही था। कुछ देर में एक दरख्त के नीचे बेंच पर बैठा रहा, फिर बाग के ओपन एयर कैफे में आकर बैठ गया। मैंने अपना पुराना लंबा गर्म कोट पहन रखा था, जिसकी वजह से मैं बाग की खुली फजा की सर्दी से काफी महफूज था। मैं कैफे के बरामदे की छत के नीचे एक मेज के पास बैठ गया। मैंने चाय मंगवाई और चाय पीने लगा। यही सोच रहा था कि अगर अपने कमरे में ना किया तो रात कहां बसर करूंगा। किसी दूसरी जगह का इंतजाम दूसरे रोज ही कर सकता था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी होटल में कमरा लेकर रात बसर कर सकता। काफी देर की सोच विचार के बाद आखिर यही फैसला किया कि रेलवे स्टेशन पर जाकर रात वेटिंग रूम में गुजरनी चाहिए। शाम का अंधेरा बाग में भी गहरा हो रहा था। मैं खामोशी से उठा और बाग में से गुजरता हुआ माल रोड पर आ गया। वहां से एक बस पकड़ी और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर काफी रौनक थी। मैंने प्लेटफॉर्म का टिकट लिया और नंबर 4 प्लेटफॉर्म पर आ गया। उस प्लेटफॉर्म पर 2nd क्लास का वेटिंग रूम था। मैंने वेटिंग रूम में झांक कर देखा, वो पहले ही मुसाफिरों से भरा हुआ था। अंदर जाने के बजाय प्लेटफॉर्म पर ही एक जगह बैठ गया। रात हो गई थी, मुझे भूख भी महसूस हो रही थी। वहीं चाय के काउंटर पर खड़े होकर थोड़ा बहुत खाया, चाय पी और एक बार फिर जाकर वेटिंग रूम का जायजा लिया। वहां मुसाफिरों ने रात बसर करने के लिए अपने अपने बिस्तर बिछा दिए थे। वहां बैठने की भी जगह नहीं थी। मुझे ख्याल आ गया कि रेलवे यार्ड में खाली बोगियां भी खड़ी होती हैं। उन बोगियों के किसी डब्बे में रात बड़ी आसानी से बसर की जा सकती है। ये सोचकर मैं उस प्लेटफॉर्म पर आ गया जिसके आगे रेलवे यार्ड शुरू हो जाता था। वहीं एक तरफ कुछ खाली डब्बे खड़े थे जिनमें अंधेरा छाया हुआ था। प्लेटफॉर्म भी रात की सर्दी में दूर तक खाली पड़ा था। मैं एक डब्बे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पहला एहसास यह हुआ
कि डब्बे की फजा में हल्की हल्की बड़ी खुशगवार गरमाइश थी। मैंने दूसरी तरफ की 2 खिड़कियां नीचे गिरा दी। यॉट की हल्की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। मैंने देखा कि यह इंटर क्लास का डब्बा था और सीटों पर गद्दे लगे हुए थे। स्टेशन पर रात बसर करने के लिए इससे बेहतर जगह मुझे और कहीं नहीं मिल सकती थी। मैं टांगे सीधी करके एक सीट पर टेक लगाकर नीम तरास हो गया। डब्बे में अंधेरा था। 2 खिड़कियां जो मैंने खोल दी थीं, उनमें यार्ड के खंभों पर जलती हुई बत्तियों की धीमी धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने एक खिड़की बंद कर दी क्योंकि सर्द हवा भी डब्बे में आने लगी थी। कुछ मैं थका हुआ भी था, पिछली रात का भी जागता रहा था। जैसे ही मैंने सर डब्बे की दीवार से लगाकर आंखें बंद की तो मुझे नींद आ गई। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कब तक सोता रहा। अचानक एक धचका लगने से मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे डब्बा चलते चलते रुक गया है। मैंने डब्बे का जायजा लिया। वहां मेरे सिवा कोई नहीं था। बाहर से 2 आदमियों की बातें करने की आवाजें आ रही थीं। फिर डब्बे का दरवाजा खुला और एक आदमी लालटेन हाथ में लिए डब्बे में दाखिल हुआ। उसने लालटेन की रोशनी में मुझे देखा और बोला, कौन हो भाई तुम? मैं इतनी देर में संभल गया था। मैंने उसे बताया कि रात गुजारने के लिए खाली डब्बे में आकर सो गया हूं, मगर ये बोगी तो रावलपिंडी ले जाई जा रही है। मैं चौंक कर उठ खड़ा हुआ और उस आदमी से पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? उसने कहा कि यहीं उतर जाओ, ये बादामी बाग का स्टेशन है। हम डब्बे की चेकिंग के लिए ना आते तो तुम पिंडी पहुंच गए होते। मैं जल्दी से डब्बे में से उतर गया। प्लेटफॉर्म पर जो मुसाफिर ट्रेन खड़ी थी, ये बोगी उसके आखिर में लगी हुई थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात का 1:30 बज रहा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी आंख खुल गई थी, वरना मैं खुदा जाने कहां पहुंच जाता। बादामी बाग लाहौर शहर का एक हिस्सा ही था। मैं स्टेशन से निकलकर पैदल ही चल पड़ा। अभी बादामी बाग के इर्द गिर्द इतनी आबादी नहीं हुई थी जितनी अब हो गई है। इर्द गिर्द का इलाका भी वीरान पड़ा था। झाड़ियां और दरख्त ही दरख्त थे। मैं अंधेरे में चला जा रहा था कि मस्ती गेट के पास निकल आऊंगा और वहां से पैदल ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर आ जाऊंगा और बाकी रात वहीं चल फिर कर गुजार दूंगा और फिर सुबह वहीं से अपने दफ्तर चला जाऊंगा। उस जमाने में बादामी बाग के स्टेशन के करीब ही एक वीरान सी जगह पर एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। मालूम नहीं अब यह कब्रिस्तान है भी या नहीं। जो छोटा सा कच्चा रास्ता दरख्तों और झाड़ियों से होकर मस्ती दरवाजे वाली सड़क की तरफ जाता था, यह पुराना कब्रिस्तान वहीं दाएं जानिब आता था। मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था कि कब्रों में से एक औरत को दौड़कर अपनी तरफ आते देखा। मैं वाकई डर गया कि यह औरत कोई बदरूही हो सकती है। वो सख्त घबराई हुई थी। मेरे पास आते ही उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। अगर मैं अपने होश व हवास को काबू में ना रखता तो जरूर मेरी चीख निकल जाती। औरत का सांस फूल रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, गोरे रंग की थी, शलवार कमीज में थी, स्वेटर भी पहन रखा था। किसी अच्छी फैमिली की औरत ही लग रही थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। फिर कहने लगी, भाई खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैंने पूछा, बीबी बात क्या है? तुम इतनी रात गए कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? वो घबराए हुए लहजे में बोली, खुदा के लिए मुझे यहां से सड़क पर से ले चलो, मैं सब कुछ बताती हूं। घबराओ नहीं, अगर तुम कोई बदरू नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने साथ सड़क पर लिए चलता हूं। वो मेरे बाएं जानिब आ गई, यानी उस जानिब जिस तरफ कब्रिस्तान नहीं था। औरत ने अभी तक मेरा बाजू थाम रखा था और सहमी हुई मेरे साथ लगकर चल रही थी। कुछ फासले पर सड़क के खंभों की रोशनियां नजर आ रही थीं। मैं उसे अपने साथ लेकर सड़क पर आ गया। कहने लगी, भाई मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। बीबी तुम्हारा घर कहाँ है? औरत ने अपना सांस दुरुस्त करते हुए कहा, जी मॉडल टाउन में है। मॉडल टाउन तो यहां से बहुत दूर है। इस वक्त कोई बस भी उधर नहीं जाती और कोई तांगा भी नहीं मिलेगा। उस जमाने में कोई रक्षा टैक्सी तो चला नहीं करती थी। एक बस ही थी जो मॉडल टाउन जाया करती थी। फिर वो कहने लगी, वो सामने मेरी कार खड़ी है, प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। औरत खाते पीते घराने की लगती थी। गाड़ी भी उसके पास थी। उसे मॉडल टाउन उसके घर तक छोड़ने में कोई हरज भी नहीं लगता था और कोई ऐसी तशवीश वाली बात भी नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है बीबी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। उस वक्त मैंने सोचा ही नहीं था कि इस औरत को मॉडल टाउन छोड़कर रात के 3 बजे मैं खुद लाहौर वापस कैसे आऊंगा। इसे मेरी हिमाकत समझ लें या ये समझ लें कि मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। सड़क की दूसरी तरफ उसकी स्याह रंग की छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। उस जमाने में गाड़ी किसी किसी के पास ही होती थी।
गाड़ी पुराने मॉडल की थी, पता नहीं उसका मॉडल क्या था। उसने मुझे अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया और पर्स में से गाड़ी की चाबियां निकालकर गाड़ी स्टार्ट की और उसे सड़क पर डाल दिया। फिर कहने लगी, भाई साहब, इस वक्त अगर आप मेरी मदद ना करते और मुझे देखकर डर कर भाग जाते तो मैं वहीं बेहोश होकर गिरने वाली थी। मैंने उससे पूछा, बीबी, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि रात के 2:30-3 बजे तुम उस कब्रिस्तान में क्या कर रही थीं? गाड़ी चलाते चलाते उस औरत ने पर्स में से एक छोटा सा रुमाल निकालकर अपनी आंखें पोंछी। मालूम हुआ कि मेरे सवाल पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर कहने लगी, भाईजान, मैं बड़ी बदनसीब औरत हूं। मेरा खाविंद फौत हो गया है। मेरी एक ही जवान बेटी थी। पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही दिन बाद उसका भी इंतकाल हो गया। उस वक्त हम बादामी बाग स्टेशन के पास एक महाजिर कैंप में थे। मेरे साथ कुछ रिश्तेदार भी थे। मैंने अपनी बेटी को वहीं बादामी बाग के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मशरकी पंजाब में हम लोग 2-3 हवेलियां और कुछ जमीन छोड़कर आए थे। उनके क्लेम में मुझे मॉडल टाउन में एक छोटी सी कोठी अलॉट हो गई। मेरी खाला और उसके बच्चे भी मेरे साथ ही रहने लगे। फिर ऐसा हुआ कि मेरे खालू को लंदन में एक मुलाजमत मिल गई और वो मेरी खाला और बाल बच्चों को लेकर पाकिस्तान से लंदन चले गए। मैं 2 नौकरों के साथ मॉडल टाउन वाली कोठी में अकेली रहने लगी। जंग में थोड़ी सी जमीन भी अलॉट हो गई थी। वहां से हर फसल पर कुछ पैसे और गंदुम वगैरह आ जाती थी और मेरा गुजारा हो रहा था। शुरू में मैं हर जुमेरात को अपनी बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने बादामी बाग वाले कब्रिस्तान में जाया करती थी। कब्र पर गुलाब के हार डालती, अगरबत्तियां सुलगाती और बैठकर फातिहा पढ़ती और अपनी बेटी की मगफरत के लिए दुआएं मांगती। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे इस मामूल में वक्फा आता गया। अब मैं कभी एक जुमरात और कभी 2 हफ्ते छोड़कर बेटी की कब्र पर जाती। फिर इसमें भी काफ़ी वक्फे आना शुरू हो गए और मेरा कभी 1 महीने और कभी 2 महीनों के बाद बेटी की कब्र पर जाना होता। कल रात में सो रही थी कि ख्वाब में मेरी बेटी आई। कहने लगी, अम्मा, तुमने तो मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें याद करती रहती हूं। इतना कहकर गाड़ी चलाते चलाते औरत सिसकियां भरकर रोने लगी। फिर जल्द ही संभल कर उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, मुआफ करना भाईजान, खुदा किसी को जवान बेटी का गम ना दिखाए। और मेरी बेटी सकीना तो मुझे बहुत ही प्यारी थी। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो गहरी आह भरकर खामोश हो गई। मैं उदास हो गया था। इसमें कोई शक नहीं कि गैर शादीशुदा जवान बेटी की मौत का गम क्या होता है। इसे एक माँ का दिल ही महसूस कर सकता है। मैंने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? इस दौरान हम मॉडल टाउन की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। इतनी जल्दी हम मॉडल टाउन इसलिए भी पहुंच गए थे कि एक तो रात का वक्त था, दूसरे उस जमाने में सड़कों पर दिन के वक्त ट्रैफिक बहुत मामूली होता था और रात को तो खास तौर पर मॉडल टाउन जाने वाली सड़क सुनसान पड़ी होती थी। मॉडल टाउन की कोठियां अभी पुराने टाइप की थीं और उसी हालत में थीं जिस हालत में वहां से जाने वाले उन्हें छोड़ गए थे। हर कोठी का वसी व कुशादा लॉन था। उनमें जामन और आम के दरख्त उगे हुए थे और दिन के वक्त भी उन पुरानी कोठियों पर एक पुरसरार सी खामोशी छाई रहती थी। रात के वक्त तो यहां एक सुकूत सा तारी रहता था। मेरे सवाल पर वो औरत कहने लगी, हमारा मकान आ गया है। इसके बाद के वाकयात मैं आपको मकान में जाकर सुनाऊंगी। प्लीज मेरे साथ मकान में चलेंगे ना? मैंने कब्रिस्तान में ऐसी खौफनाक बात देखी है कि मैं अभी तक खौफजदा हूं। मैंने सोचा कि इस वक्त वैसे भी मुझे वापस जाने के लिए कोई बस नहीं मिलेगी। रात भी थोड़ी सी बाकी रह गई है। बेहतर यही है कि इस औरत के मकान में बाकी का वक्त भी गुजार दिया जाए। दिन निकलते ही बसें चलना शुरू हो जाएंगी तो यहां से सीधा अपने ऑफिस चला जाऊंगा। गाड़ी रात की तारीकी में एक ऊंचे दरख्तों वाली पुरानी सी कोठी के अहाते में दाखिल होकर एक बगैर दरवाजे के गैराज में जाकर रुक गई। औरत ने इंजन बंद करते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मेरे साथ अंदर आ जाएं। दोनों नौकर इस वक्त सो रहे होंगे। मुझे अकेली को बहुत डर लगेगा। दिन निकलते ही मैं आपको खुद गाड़ी में छोड़ाऊंगी। मैं पहले ही उसके साथ कोठी के अंदर थोड़ा सा वक्त गुजारने का फैसला कर चुका था। मैंने कहा, ठीक है बीबी। वो मुझे कोठी के अंदर एक कमरे में ले आई। पुराने जमाने की कोठी का ड्राइंग रूम था। छत ऊंची थी। भारी भरकम बोसीदे से सोफे पड़े थे। फर्श पर मैला सा कालीन बिछा हुआ था। दरमियान में पुराने फैशन की छोटी गोल मेज रखी हुई थी जिस पर नीला गिलाफ पड़ा था। मेज के दरमियान एक गुलदान में कागजी फूल सजाए हुए थे। दरवाजे पर लकड़ी के ब्रैकेटों में पिरोए हुए लंबे पर्दे लटक रहे थे। दीवार के साथ लगा हुआ सिर्फ एक बल्ब रोशन था। कमरे की फजा में हल्की हल्की सीलन की बू रची हुई थी। बाहर बड़ी सख्त सर्द रात थी।
मगर ड्राइंग रूम की फजा हल्की हल्की गर्म थी। मैं सोफे पर अपने लंबे कोट की जेबों में हाथ डालकर बैठ गया। वो औरत बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं उसके मकान में उसकी दिलजोई की खातिर उसके साथ आ गया हूं। उसने पर्स मेज पर रखते हुए कहा, भाईजान नौकर सो रहे हैं, मैं खुद चाय बनाकर लाती हूं। अगरचे मुझे उस वक्त चाय की तलब महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। नहीं नहीं बीबी, चाय की जरूरत नहीं है। भाईजान अभी सुबह होने में 1 घंटा बाकी है। मेरे सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने भाई बनकर एक बहन की जिस तरह दिलजोई की है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। मुझे इतनी इजाजत जरूर दे कि मैं आपके लिए चाय बनाकर पेश कर सकूं। ठीक है, अगर आप इसरार करती हैं तो चाय ले आइए। खुदा आपको खुश रखे। ये कहकर वो औरत एक दरवाजे का पर्दा हटाती हुई दूसरी तरफ चली गई। मैंने आंखें बंद करके सर सोफे की पुश से लगा दिया। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। किसी न किसी तरह मुझे वहां 1-1.5 घंटा गुजारना था। इसके बाद सुबह हो जानी थी और मॉडल टाउन सोसाइटी की बसें मॉडल टाउन से लाहौर की जानिब चलने लगती थीं। मुझे दूसरे कमरे से बर्तन रखने की आवाजें आ रही थीं। मैं ये भी चाहता था कि यह औरत जल्दी से आ जाए और ये बताए कि कब्रिस्तान में उसके बाद क्या हुआ था। मैं सोचने लगा कि शायद उसके साथ यही हुआ हो कि उसे अपनी बेटी की कब्र या किसी दूसरी कब्र में से आती हुई कोई डरावनी आवाज सुनाई दी हो और वो डर कर भाग गई हो। इतने में दरवाजे का भारी पर्दा हटा और वो औरत नमूदार हुई। उसके हाथ में एक छोटी सी स्टील की ट्रे थी जिसमें 2 प्यालियां रखी हुई थीं। भाईजान जल्दी जल्दी चाय बनाकर ले आई हूं, खुदा करे मेरे भाई को पसंद आ जाए। वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और एक प्याली मेरे सामने मेज पर रख दी और फिर दूसरी प्याली खुद उठा ली। मैंने उससे पूछा कि उसके बाद क्या हुआ था। वो चाय का हल्का सा घूंट लेने के बाद बोली, उसके बाद जो कुछ हुआ वो याद करके मेरी रूह कांप जाती है। ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बेटी की कब्र पर जाकर फूलों के हार डाले, 2 अगरबत्तियां सुलगाई और फिर दुआ मांगने लगी। अचानक मेरे दिल में एक सवाल उठा। मैंने पूछा, लेकिन आप आधी रात के बाद कब्र पर क्यों गई थीं? आप दिन के वक्त भी तो जा सकती थीं। उसके जवाब में वो कहने लगी, अब मैं सोचती हूं कि मेरी बेटी ने खास तौर पर मुझे आधी रात के बाद अपनी कब्र पर आने के लिए क्यों कहा था। दर हकीकत वो मुझे एक ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जो सारी जिंदगी मेरे लिए दर्स से इबरत बना रहे। जब मेरी बेटी कल रात मेरे ख्वाब में आई थी तो उसने ये बात खास तौर पर मुझे बड़ी ताकीद करके कही थी कि मैं उसकी कब्र पर अब जब भी आऊं तो आधी रात के बाद ही आऊं। इसलिए मैं आज आधी रात के बाद गई थी, वरना मैं आमतौर पर जुमेरात को दिन के वक्त ही जाया करती थी। मैं बड़े गौर से उसकी कहानी सुन रहा था। चाय की प्याली मेरे सामने मेज पर उसी तरह पड़ी थी और मैं उस औरत की खौफनाक कहानी सुनने में इस कदर महव था कि मुझे चाय का ख्याल ही नहीं रहा। भाईजान चाय पीते रहिए ना, ठंडी हो जाएगी। ओह हाँ हाँ, शुक्रिया। मैंने चाय की प्याली उठा ली और उसका हल्का सा घूंट भरा। चाय का जायका बड़ा खुशगवार था। उसमें इलायची की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। फिर कहने लगी, आपने जरूर महसूस किया होगा कि इसमें इलायची की खुशबू है। दरअसल मैं चाय में हमेशा एक इलायची डाल दिया करती हूँ। हमारे मुर्शिद ने जब मैं अभी 10वीं जमात में पढ़ती थी तो मेरी वालदा को हिदायत की थी कि इस लड़की को जब भी चाय या दूध पिलाओ इसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर एक इलायची जरूर डाल दिया करना। मेरी वालदा उसके बाद हमेशा मेरी चाय या गर्म दूध में इलायची डाल दिया करती थी। उनकी वफात के बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैंने इस रिवायत को अब तक कायम रखा हुआ है। अगर आपको जायका अच्छा नहीं लगा तो मैं दूसरी चाय बनाकर ले आती हूँ। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलायची से तो चाय का जायका बड़ा खुशगवार हो गया है। अच्छा आप ये सुनाएं कि फिर क्या हुआ। पहली बार मैंने उसके होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बेचारी गमजदा माँ का कुछ तो गम हल्का हुआ। कहने लगी, आप साथ साथ चाय भी पीते जाएं। मैं हमेशा गर्म चाय ही पीती हूँ। चाय ठंडी हो जाए तो शरबत बन जाती है। मैंने भी उसके सामने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं। मैं चाय का एक और घूंट भरकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। वो कह रही थी, मैं बेटी की कब्र पर बैठी फातिहा पढ़ने के बाद उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगने लगी। कब्रिस्तान में बड़ी डरावनी खामोशी छाई हुई थी। रात के वक्त मैं कभी कब्रिस्तान में नहीं आई थी। मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन यह ख्याल कि मैं अपनी बेटी की कब्र पर बैठी हूं मुझे हौसला दे रहा था। इसके बावजूद कब्रिस्तान कब्रिस्तान ही होता है। किसी वक्त लगता कि कोई मेरे पीछे आकर चुपके से खड़ा हो गया है। मैं दुआ मांगते मांगते ना चाहते हुए भी पीछे देख लेती
पीछे सिवाय दरख्तों, झाड़ियों और रात के अंधेरे में धुंधली कब्रों के और कुछ भी नहीं होता था। किसी वक्त ऐसे महसूस होता जैसे कोई रूह मेरे करीब से होकर गुजर गई हो। दहशत के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। फिर ऐसा हुआ कि वो रुक गई और चाय पीते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मुझे उसका देखना कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने भी चाय का एक घूंट लिया और बड़े इश्तियाक के साथ पूछा, ऐसा क्या हुआ था? फिर ऐसा हुआ कि मुझे अपनी बेटी सकीना की आवाज सुनाई थी। मुझसे रहा ना किया। मैंने कहा, मगर आपकी बेटी तो फौत हो चुकी थी, फिर उसकी आवाज कहां से आ गई? वो बड़े संजीदा लहजे में बोली। यही सोचकर मैं हैरान हुई थी। पहले तो ख्याल आया कि ये मेरा वहम है, मरे हुओं की आवाजें नहीं आया करती, लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार वही आवाज सुनाई थी तो मुझे यकीन करना ही पड़ा कि मेरी बेटी मुझे आवाज दे रही है। मैं उसकी पुरस्कार कहानी में महफ हो चुका था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बचपन में हम नानी अम्मा से चुड़ैलों की कहानियां सुनते सुनते उनमें खो जाते थे। मैंने पूछा, क्या वो आपका नाम लेकर आवाज दे रही थी? मैं आपको पूरा फिक्रा सुनाती हूं जो वो बोल रही थी। वो कह रही थी, अम्मा मेरे पास आकर मुझे प्यार करो, तुम तो मुझे बहुत प्यार किया करती थी। अम्मा मेरे पास आकर मुझे प्यार करो। मगर ये आवाजें कहां से आ रही थी? मैंने पूछा। पहली बार मैंने ये आवाज सुनी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे ये आवाज मेरे दाएं जानिब से आ रही है। मैंने डरते डरते दाएं जानिब देखा, उस तरफ कुछ नहीं था। फिर मैंने बाएं जानिब देखा, इस तरफ भी कुछ नहीं था। जब तीसरी बार आवाज आई तो मेरी बेटी ने कहा, अम्मा मैं कब्र के अंदर से बोल रही हूं, मुझे कब्र के अंदर आकर प्यार करो। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब एक बार फिर मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा मैं कब्र के अंदर से बोल रही हूं, मुझे कब्र के अंदर आकर प्यार करो, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सारा जिस्म पत्थर की तरह साकित हो गया है। मेरी बेटी की आवाज एक बार फिर आई, अम्मा डरो नहीं, मैं कब्र में फूलों के बिस्तर पर लेटी हुई हूं। अम्मा बेशक मुझे देख लो, मैं तुम्हें अपना पलंग दिखाती हूं। मेरी आंखें खुद ब खुद बेटी की कब्र की तरफ उठ गईं। अचानक कब्र शक हो गई, फट कर अलग अलग हो गई। मैंने देखा कि कब्र के घड़े के अंदर मेरी बेटी घुटनों के बल दोरी होकर इस तरह बैठी है कि उसके सर के बाल खींचकर पीछे उसके टखनों के साथ बंधे हुए हैं और उसके सारे जिस्म के साथ सांप लिपटे हुए हैं जो उसका गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। मेरे खुदा! उस औरत ने चाय की प्याली मेज पर रख दी और कानों को हाथ लगाकर उसने एक सिसकी भरी। मैं बच्ची की यह हालत देखकर डर गई। मुझे शदीद सदमा भी हुआ था। बस उसके बाद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया। एक चीख मेरे हलक से निकली और मैंने उठकर बेख्तियार दौड़ना शुरू कर दिया। उसने जरा आगे होकर मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, भाई क्या आपने कभी ऐसा डरावना मंजर देखा है? मैंने सारी चाय इस दौरान में पी ली थी। खाली प्याली अभी तक मेरे हाथों में थी। मैं उस औरत की कहानी सुनने में इस कदर खो चुका था कि मुझे खाली प्याली मेज पर रखनी भी याद नहीं रही थी। मैं उस औरत को टिकटिकी बांधे देख रहा था। देखते देखते मुझे उस औरत के दो चेहरे नजर आने लगे, मगर ये दो चेहरे नहीं थे, एक ही चेहरा था जो दो हिस्सों में बंट गया था। किसी वक्त दोनों चेहरे आपस में मिल जाते और दूसरे ही लम्हे फिर अलग अलग हो जाते। मैं हैरान हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप ही दिल में ख्याल आ गया कि ये कल की और आज की रात का रच-चका है, जिसकी वजह से मेरा जहन नींद न लेने की वजह से थकन से चूर होकर मुझे एक एक की दो शक्लें दिखाने लगा है। वो औरत मेरी तरफ मजीद झुक गई। उसने फिर वही बात पूछी, क्या आपने कभी ऐसा डरावना मंजर देखा है? मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैंने कुछ बोलने, कोई जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे होंठों ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया था। मुझे अपने होंठ बड़े भारी महसूस होने लगे थे। वो औरत मेरे सामने बैठी मेरी तरफ झुककर मुझसे पूछ रही थी, भाई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसा डरावना मंजर देखा था? उस वक्त मैंने अपने हलक से होंठों को हिलाए बगैर गूं गां ऐसी आवाज निकलती सुनी और उसके बाद मेरा सर भारी होने लगा। भारी होते होते वो इतना भारी हो गया कि मैं उसे संभाल न सका। वो कभी दाएं और कभी बाएं इस तरह अपने आप गिरने लगा जैसे आदमी को ऊंघ आ जाए तो उसका सर अपने आप एक तरफ को गिर जाता है। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरे हाथ में पकड़ी हुई चाय की खाली प्याली गिर पड़ी थी। फिर मुझे कोई होश न रहा। होश उस वक्त आया जब मैंने देखा कि मैं एक स्ट्रेचर पर पड़ा हूं। मेरे दोनों हाथ पांव रस्सियों से स्ट्रेचर के साथ इस कदर सख्ती से बंधे हुए थे कि मैं उन्हें जरा सा भी हिला नहीं सकता था। चमड़े की एक और बेल्ट मेरे सर पर इस तरह बांधी गई थी कि मैं अपना सर दाएं बाएं बिल्कुल नहीं हिला सकता था।
मैं पूरी तरह से होशो हवास में वापस आ चुका था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मुझे स्ट्रेचर पर बांध कर रखा गया है। वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुझे उनकी धीमी सरगोशियों में बातें करने की आवाजें भी आ रही थीं। ऊपर छत पर बिजली का एक बल्ब रोशन था। मेरी आंखें खुली हुई थीं। मैं सब कुछ देख रहा था, मगर मेरे होंठ उसी तरह पत्थर की तरह सख्त और भारी थे और मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता था। मुझे इंसानी कदमों की मध्यम चाप सुनाई थी। फिर मैंने देखा कि दो औरतें मेरे दाएं और बाएं आकर खड़ी हो गई हैं। दोनों गोरे रंग की दराज कद और बड़ी खूबसूरत औरतें थीं। उन्होंने सियाह लंबे कुर्ते पहने हुए थे जिनके गिरेबान खुले थे। सर के बाल शानों पर बिखरे हुए थे। चेहरों पर बड़ा गहरा मेकअप किया हुआ था। उनकी सियाह आंखों में बिल्ली की आंखों की सी चमक थी। वो साग के चेहरों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर वो दोनों झुक गईं। उनके लिबास से अजीब सी तिलिस्मी खुशबू आ रही थी। उन्होंने झुककर मेरे स्ट्रेचर को सराहने की जानिब से इतना ऊपर उठाया कि मुझे सामने का मंजर नजर आने लगा। मेरा स्ट्रेचर सराहने की जानिब से जरा सा ऊपर उठाकर वो चली गई। मैंने देखा कि यह किसी पुराने वीरान महल का एक वीरान सा कमरा है। दीवारों पर कहीं सुर्ख और कहीं नीला रोगन भरा हुआ है। दीवारों के सुर्ख और नीले रोगन की वजह से कमरे की फजा नीम रोशन, धुंधली धुंधली और आसेब ज़दा माहौल वाली मालूम हो रही थी। मेरे सामने चंद कदमों के फासले पर मेरी ही तरह का एक और स्ट्रेचर दीवार के साथ पड़ा था। वो भी सराहने की जानिब से थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ था। बिजली की रोशनी में मैंने देखा कि उस स्ट्रेचर पर मेरी ही तरह एक नौजवान लड़की रस्सियों और चमड़े की बेल्टों से जकड़ी हुई है। बल्ब की रोशनी में मुझे उसकी खुली हुई आंखें साफ नजर आ रही थीं। वो बदकिस्मत लड़की भी होश में थी और मेरी तरह वो भी मेरी तरफ देख रही थी। कमरे के कोनों में अंधेरा अंधेरा सा था और कमरे में सियाह लिबादों और खुले बालों वाली 4-5 औरतें इधर उधर बड़े पुरस्कार तरीके से चल फिर रही थीं। मेरे लिए ये सब कुछ एक डरावने ख्वाब की तरह था। मैं हैरान हो रहा था कि मुझे यहां किस लिए लाया गया है और वो औरत कौन थी जो मुझे बादामी बाग के कब्रिस्तान के बाहर मिली थी और अपनी दर्दनाक और डरावनी कहानी सुनाकर मुझे अपने घर मॉडल टाउन ले गई थी। फिर उसने चाय पिलाकर मुझे बेहोश कर दिया था। वो औरत मुझे इन औरतों में कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि ये औरतें मेरे साथ क्या सलूक करने वाली थीं। आखिर मुझे इस तरह स्ट्रेचर पर क्यों जकड़ा गया है। मैं बोल भी नहीं सकता था। मेरे होंठ अभी तक बंद थे। मैं कोशिश के बावजूद इन्हें हिलाने में कामयाब नहीं हुआ था। शायद ये उस बेहोशी की दवा का असर था जो चाय में मिलाकर मुझे उस अय्यार औरत ने पिला दी थी। मैं सामने चंद कदमों के फासले पर जरा से ऊपर को उठे हुए स्ट्रेचर पर जकड़ी हुई लड़की को देख रहा था कि ये भी मेरी तरह की कोई बदकिस्मत लड़की है जो उस औरत के फंदे में आकर यहां पहुंचा दी गई है। मगर ये सियाहपोश औरतें कौन थीं? ये हमारे साथ क्या सलूक करने वाली थीं? हमें यहां किस लिए लाया गया था? वहां 4-5 सियाहपोश औरतें थीं। वो सब की सब जवान थीं। सब की सब हसीन और खूबसूरत थीं। सब ने बड़े गहरे मेकअप किए हुए थे। सब ने बड़े आला किस्म के तिलिस्मी खुशबुओं वाले परफ्यूम लगा रखे थे। उनकी खुशबू सारी फजा में फैली हुई थी। पांचों की पांचों सियाहपोश औरतें कमरे से फिर चली गई। कमरे में मैं और लड़की स्ट्रेचरों पर जकड़े हुए अकेले रह गए। मैं बोल नहीं सकता था। शायद लड़की भी मेरी तरह बोल नहीं सकती थी। शायद उसके भी होंठ मेरे होंठों की तरह पत्थर बन चुके थे। अगर ऐसा ना होता तो वो मुझसे जरूर पूछती कि ये लोग हमें यहां क्यों लाए हैं, हमें इस स्ट्रेचरों पर क्यों जकड़ा गया है, हमें यहां से भागने की कोशिश करनी चाहिए। मगर मेरी तरह उसके होंठों पर भी सुकूत की मोहर सब थी। मेरी तरह वो भी सिर्फ देख सकती थी, बोल नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अपने हलक से गूंगा की आवाजें निकाल कर ही उसे अपने जिंदा होने का यकीन दिलाऊं। मैंने हलक से आवाज निकालने की कोशिश की तो सिवाय खरखराहट की आवाज के मेरे हलक से कोई और आवाज ना निकली। शायद लड़की की भी ऐसी ही हालत थी। चंद कदमों के फासले पर मेरे सामने वो भी स्ट्रेचर पर जकड़ी हुई मेरी तरफ बेबसी से देख रही थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर बोल नहीं सकती। इतने में कमरे के कोने में जहां अंधेरा अंधेरा सा था, चारों सियाह औरतें बरामद हुईं। उन्होंने हाथों में शमादान थाम रखे थे। हर शमादान के ऊपर 3-3 मोमबत्तियां रोशन थीं। वो सियाहपोश रूहों की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसी तरफ आ रही थीं जहां मैं और लड़की स्ट्रेचरों पर जकड़े हुए थे। वो जेरे लब कुछ पढ़ रही थीं। उनके अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। करीब आने के बाद वो औरतें लड़की की स्ट्रेचर की तरफ चली गईं और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगीं। 2 सियाहपोश औरतें मेरे स्ट्रेचर के गिर्द चक्कर लगाने लगीं। वो कदम कदम चलकर मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती ऐसे चक्कर लगा रही थीं
जैसे कोई तिलिस्मी अमल कर रही हो। मुझे उनकी सरगोशियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वो क्या पढ़ रही थीं, ये समझ में नहीं आ रहा था। हमारे गिर्द 6-7 चक्कर लगाने के बाद वो एक कतार में हो गई और कमरे के दूसरे कोने की तरफ चली गई। मैं गर्दन तो घुमा नहीं सकता था, सिर्फ आंखें घुमाकर जिस कदर देख सकता था उन्हें देख रहा था और दिल में ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि खुदा जाने ये मेरे साथ क्या करने वाली है। कमरे के दूसरे नीम रोशन कमरे में जाकर उन्होंने शमादान दीवार के साथ बने हुए मेंटल पीस पर रख दिए और शमादानों में जलती हुई मोमबत्तियों के आगे सर झुकाकर कुछ देर तक साकित खड़ी रहीं। फिर वापस पलटकर हमारी तरफ बढ़ने लगीं। जब वो जरा करीब आई तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई कि उनमें से हर सियापोश औरत के हाथ में चमकती हुई धार वाला खंजर था। खंजर उन्होंने ऐसे पकड़ रखा था जैसे किसी के पेट में घोंपने जा रही हो। उन्होंने ऐसे सर झुकाए रखे थे जैसे वो कोई बड़ी मुकद्दस रस्म अदा कर रही हो। वो सबसे पहले लड़की के स्ट्रेचर की तरफ गईं। चारों औरतें लड़की के स्ट्रेचर के बाएं जानिब बड़े अदब के साथ खड़ी हो गईं। मैं ये मंजर सहमी हुई नजरों से देख रहा था। फिर उनमें से एक सियापोश औरत स्ट्रेचर के पास आ गई। उसने झुककर लड़की के माथे पर बोसा लिया और खंजर से लड़की के लिबास को काटना शुरू कर दिया। जब लड़की के ऊपर का धड़ बेलिबास हो गया तो सियापोश औरत ने दोनों बाजू फैलाए और चेहरा ऊपर उठाकर हलक से ऐसी चीख की आवाज निकाली कि मेरी रूह तक कांप गई। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि स्ट्रेचर पर जकड़ी हुई लड़की का क्या हाल हो रहा था, जो बदकिस्मत बोल भी नहीं सकती थी, आवाज भी नहीं निकाल सकती थी। चीख मारने के बाद औरत ने खंजर की नोक लड़की के बेलिबास पेट के ऊपर रखकर एक चीरा दिया। लड़की के पेट में से सुर्ख सुर्ख खून की धारें निकलकर बहने लगीं। छत पर लगे बिजली के बल्ब की रोशनी में मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही खून की सुर्ख धार निकली, सियापोश औरत ने उस पर अपना मुंह रख दिया और इस तरह घूंट भरने लगी जैसे खून पी रही हो। लड़की के हलक से निकलने वाली तकलीफदेह खरखराहट की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। सियापोश औरत ने खून के 3-4 घूंट पीने के बाद मुंह ऊपर उठाया तो उसके होंठ खून से सुर्ख हो रहे थे। सियापोश औरत पीछे हट गई। उसके फौरन बाद तीनों सियापोश औरतें आगे बढ़ीं और बारी बारी बदनसीब लड़की के खून से अपनी प्यास बुझाने लगीं। मुझे समझने में देर न लगी कि इन खून आशाम औरतों का ताल्लुक खून पीने वाली वैम्पायर औरतों के बदकिरदार कबीले से है। मैं ये भी समझ गया था कि थोड़ी देर में मेरा भी यही हश्र होने वाला था। मैंने दिल में गिड़गिड़ाकर खुदा से अपनी जिंदगी की दुआएं मांगनी शुरू कर दी थीं। या अल्लाह, मुझे इन मनहूस चुड़ैलों से अपनी पनाह में रखना। मैं खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे अपना खौफनाक खूनी अंजाम साफ नजर आ रहा था। मैं उस घड़ी को कोस रहा था जब मैं बादामी बाग के कब्रिस्तान से उस मनहूस औरत के साथ मॉडल टाउन की तरफ चल पड़ा था। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सिर्फ खुदा की जात ही मुझे इन खूंखार बलाओं से निजात दिला सकती थी।